दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे बात करने चला हूं देश की राजनीति को लेकर, और देश की राजनीति में आपसे बात करेंगे क्योंकि जनवरी का महीना पूरी तरह गर्म हो रहा है। भले ही शीतलहर चल रही हो, भले ही पारा पूरी तरह लुढ़क रहा हो, भले ही सर्दी के मारे ठिठुरन हो रही हो, लेकिन राजनीतिक रूप से जिस प्रकार का गर्म पारा हो रहा है वो राजनीति को बहुत तेज किए हुए है। चाहे साल के शुरू होने पर मायावती का ये ऐलान हो कि वो किसी गठबंधन में शामिल नहीं हो रही, चाहे मायावती अपने जन्मदिन पर ये संदेश दें कि बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, उसके बाद में 22 जनवरी आती है जबकि भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है। और भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले राहुल गांधी अपना रथ निकाल देते हैं, जिसको नाम दिया जाता है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो 15 तारीख को शुरू होती है, 15 जनवरी को पूर्वोत्तर के राज्यों से। और उसके बाद में 22 जनवरी को भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। 23 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि भारत सरकार, अगर ये कहें पत्र तो राष्ट्रपति द्वारा जारी होता है, लेकिन सरकार के अनुशंसा से जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का सम्मान देकर के मंडल और कमंडल दोनों को साधती दिखाई देती है भारतीय जनता पार्टी। तो उसके बाद 25 तारीख आते आते जब कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा यानी कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल में कूच कर रही होती है, पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रही होती है, तो उसकी ठीक पूर्व संध्या पर यानी कि 24 जनवरी की शाम को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की नेत्री ममता बनर्जी, वो ममता बनर्जी जो कि इंडिया गठबंधन के सूत्रधारों में शामिल थीं, वो सामने आकर कहती हैं कि अब इंडिया गठबंधन में तो हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में सभी सीटों पर खुद चुनाव लड़ेंगे, किसी के साथ कोई समझौता नहीं होगा। और इन सब के बीच में कर्पूरी ठाकुर को सम्मान दिए जाने के बाद में, भारत रत्न दिए जाने के बाद में जिस प्रकार नीतीश कुमार के बोल सामने आते हैं, और उनसे तो कहीं ये लगता है कि नीतीश कुमार, जिनको पलटू बाबू की संज्ञा दी जा चुकी है, शायद एक और पलटी मारने के लिए तैयार हैं। यानी कि इंडिया गठबंधन के रचयिता, इंडिया गठबंधन के प्रमुख सूत्रधार, क्या नीतीश कुमार भी कोई नया कदम उठा सकते हैं? तो इन सब घटनाओं को अगर आप संजो कर देख लें तो फिर मान सकते हैं कि देश की राजनीति के अंदर कुछ नया और बड़ा होने जा रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जनवरी के महीने में जो राजनीतिक गर्मी है, ये ठंड का एहसास नहीं होने दे रही, बल्कि राजनीतिक पारा जब चढ़ता है तो राजनीति में इंटरेस्ट लेने वाले लोगों के लिए तो वो बहुत बड़ा घटनाक्रम बन जाता है। आपसे बात करते हैं कि आखिर ये सब जो चल रहा है, क्या वो वाकई है या पर्दे के पीछे कोई और भी खेल हो रहा है? अगर मायावती ये कहती हैं कि वो खुद अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी, तो उसके पीछे क्या वो मायावती का फैसला है, और या फिर उसके पीछे किसी प्रकार की केंद्रीय जांच एजेंसियों का डर सता रहा है? अगर ममता बनर्जी 24 जनवरी की शाम को अल्लाहू अकबर का नारा देते हुए और अल्लाह की कसम खाते हुए ऐलान करती हैं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं, यानी कि इंडिया गठबंधन में तो है लेकिन पश्चिम बंगाल में अपने बूते चुनाव लड़ेंगी, तो क्या वो भी किसी लिखी हुई पटकथा पर बात कर रही हैं? और क्या ममता बनर्जी को भी, क्योंकि उनके भतीजे पर भी शिकंजा तो ईडी का कसा हुआ है, उससे बचने के लिए ममता बनर्जी को कहना पड़ रहा है? और क्या नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के अंदर, जो अपने आप में एक राजनीतिक, मान लें कि 25 साल से बिहार की राजनीति नीतीश कुमार के आसपास घूमती है, तो उस स्थिति में अगर नीतीश कुमार कोई बाजी पलटते हैं, नीतीश कुमार कोई खेला करते हैं, तो फिर उसके क्या संकेत हैं, उसके क्या संदेश हैं? क्योंकि मान लिया जाए कि भले ही राम राज्य आने के बाद में जो भारतीय जनता पार्टी के आला नेतृत्व कह रहा है, भले ही प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और रामलला की जो भव्य प्रतिमा स्थापित हुई है, नैना बेराम प्रतिमा को देख करके हर व्यक्ति का मन तो रुकता जरूर है, क्योंकि राम तो सबके आराध्य हैं। और उस सब को देखते हुए अगर भारतीय जनता पार्टी और आला कमान, शीर्ष नेतृत्व, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सभी ये सोचते हैं कि पूरे देश के अंदर राम लहर है, लेकिन इस सब के बावजूद भी कहीं खतरा तो पश्चिम बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र में सता ही रहा है। अगर नॉर्दर्न इंडिया के अंदर आप मान लें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, भले ही कुछ भी बदलाव ना हो, भले ही जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी की 2019 में थी
वही रह जाए। लेकिन इसके बावजूद भी महाराष्ट्र की जो 48 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल की जो 42 सीटें हैं और इसके साथ साथ बिहार की जो 40 सीटें हैं, यानी कि 130 लोकसभा की सीटें, अगर यहाँ पर कोई बड़ा उलटफेर हो गया तो फिर परेशानी बढ़ सकती है। क्या उस सब को रोकने के लिए किया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वो ममता बनर्जी जो कि एक काफिला लेकर चलती हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रोकने के लिए, मोदी का सामना करने के लिए, वो शरद पवार के साथ मिलती हैं, वो उद्धव ठाकरे के साथ मिलती हैं, अरविंद केजरीवाल को साथ जोड़ती हैं, कांग्रेस के आला कमान के साथ मिलती हैं, और इस सब के बावजूद आखिर एकदम से ऐसा क्या होता है कि जिसमें उनको ये कहना पड़ जाता है कि वो गठबंधन में तो रहेंगी लेकिन पश्चिम बंगाल में गठबंधन में शामिल नहीं होंगी। बड़ा सवाल ये है कि क्या ये फैसले आखिरी हैं? जो मायावती कह रही हैं कि उनका गठबंधन में जाने का कोई इरादा नहीं है, क्या ये अंतिम फैसला है? और ममता बनर्जी जो कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल में अपने बूते चुनाव लड़ेंगी, क्या वो अधीर रंजन के बयानों से परेशानी है और या फिर कोई लिखी हुई पटकथा है? और इसके साथ साथ मुख्य बात यह है कि क्या ये ममता बनर्जी का अंतिम फैसला है? क्या ये मान लिया जाए कि आचार संहिता जब लगेगी, जब चुनाव का ऐलान होगा, और जब चुनाव का ऐलान होने के बाद में केंद्रीय जांच एजेंसियां यानी कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स पर सरकार की पकड़ कुछ कमजोर हो जाएगी, तो क्या उस समय स्थिति कोई और नहीं सामने आ सकती है? क्या भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए जो इंडिया गठबंधन की सूत्रधार बनी थी ममता बनर्जी, और कहीं ना कहीं मायावती जब एक बयान जारी करती हैं कि जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं वो सोच समझ कर बोलें क्योंकि पता नहीं कब किससे मिलना पड़ जाए, तो हर बयान का कोई ना कोई संदेश जरूर होता है। और हर राजनीतिक जो खासकर राजनीतिक लोग हैं, जो राजनीति क्या करते हैं, उनकी तो बातों के पीछे कई संदेश और संकेत छुपे होते हैं। तो आप क्या मान के चलते हैं कि क्या ममता बनर्जी और मायावती का जो फैसला है ये आखिरी फैसला है? और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के बाद क्या नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने का न्योता है, बीजेपी की तरफ से एनडीए में आने का न्योता है? और या फिर जो नीतीश कुमार की महादलित वोटों पर जो पकड़ है उसको काटने और रोकने की कवायद है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? राजनीति बहुत जोरों पर है। अगले कुछ दिनों में कभी भी लोकसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है, आचार संहिता लग सकती है और चुनावी धुंधुभी बच सकती है। ऐसे में हर राजनीतिक दल, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, जहां एक तरफ वो अपनी ताकत बढ़ाने की जुगत में भिड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी कोशिश ये भी है कि किस प्रकार सत्ता के अंदर भागीदारी की जाए। जहां भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में शामिल दल हैं, उनकी कोशिश ये रहेगी किस प्रकार से पिछले बार से बड़ा मैंडेट ला करके देश की जनता के सामने जाया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ जो विपक्ष के अंदर लोग शामिल हैं, जो कि पिछले लगभग 3 साल से हंगामा करते हैं, हल्ला करते हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के दल पर विपक्ष को झुकाया और दबाया जा रहा है, क्या वो चुनाव के अंदर इकट्ठा होकर के वन अपोज वन कैंडिडेट की वाली प्रणाली सामने आ पाएगी? और या फिर इंडिया गठबंधन के लोगों के अंदर, खासकर ममता बनर्जी को यही परेशानी रह सकती है कि कहीं तृणमूल कांग्रेस के सामने कांग्रेस या कम्युनिस्ट ना बढ़ जाएं? क्या अरविंद केजरीवाल इस चुनौती को समझेंगे कि उनको मिलकर सरकार में शामिल होना है, यानी कि जो कहते रहे हैं कि बीजेपी को हटाना है? और या फिर पंजाब और दिल्ली, जहां की दोनों जगह पर कांग्रेस की सरकार छीन कर आम आदमी पार्टी आगे आई, वहां कोई फैसले हो सकते हैं। अखिलेश बाबू के लिए क्या चुनौती होंगी? मायावती क्या नया कर सकती हैं? और इंडिया गठबंधन में शामिल जो दल हैं वो किस प्रकार की राजनीति कर सकते हैं? वैसे आपको क्या लगता है कि क्या 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए यानी कि मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनाएगा? आपको क्या लगता है कि जो इंडिया गठबंधन की जो परिकल्पना की गई थी, क्या ये चुनाव तक इंडिया गठबंधन बना और टिका रहेगा और चुनाव में आमने सामने होगा, और या फिर ये टूट कर बिखर जाएगा? और अगर इंडिया गठबंधन टूट कर बिखर जाता है तो क्या फिर कांग्रेस बड़ी पार्टी बनेगी, और या फिर कोई और राजनीतिक दल किसी और नए रूप में सामने आ सकता है? कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। इस प्रकार के वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।